सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके 2020 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो किसी भी रीजन के हों, चाहे वो कोई सा भी सेट हो, सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और हमको किस तरह से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और भी सब्जेक्ट की इसी तरह मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो बनाई हुई है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपने नहीं देखी है तो आपको कहां से देखना है। तो हम 1 मार्क्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और अगर आप एनसीईआरटी बुक लेकर बैठेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं जहां तक पॉसिबल होगा मैं ये भी बताता रहूंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। तो आपके पास बुक होगी तो उसे आप मार्क भी कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। ये क्वेश्चन जो है और ये जो इक्वेशन आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में इक्वेशन 1.13 देखेंगे तो वही इक्वेशन है और ऐसा ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज। अब आपको ए बी सी डी कैपिटल लेटर में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ऑप्शन उसके नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके ऑप्शन नहीं है, ये वाले ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन यहां है जो स्मॉल लेटर में ए बी सी डी दिया हुआ है। तो एक एक पॉइंट को हम चेक करते हैं कि क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हाँ जी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप बुक में देख सकते हैं कि एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर में दिया हुआ है। वैसे भी हम जानते हैं दो या दो से ज्यादा अगर सब्सटेंस मिलते हैं और सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, कोई सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे यहां देख सकते हैं CaOH होल ट्वाइस, ये सिंगल कंपाउंड बन रहा है, तो इसीलिए ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, एक बात तो हो गई। दूसरी, क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन है, ये सारा हमको चेक करना है। तो आप अपनी बुक में देख सकते हो जहां पर ये लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन आपकी दी हुई है और यहां लिखा हुआ है, इससे क्या होगा, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। और हीट निकलेगी यानी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हो गया तो एंडो तो हो नहीं सकता। और क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि जो दो हमारे पास सब्सटेंस थे वो मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी नहीं है। ए और बी सही है, तो हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, डी वाला। डी में ए एंड बी, तो इसीलिए हम डी वाला ऑप्शन लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका फॉर्मूला होता है H2S प्लस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहे हैं और एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बना रहे हैं कॉपर सल्फाइड का, यानी CuS और सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2SO4। तो ये रिएक्शन है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिख दिया, ये तो बताया नहीं कि कॉपर सल्फेट को फॉर्मूला हमने CuSO4 क्यों लिखा और ये CuS ये H2SO4 कैसे बन गया। तो वैसे तो ये टॉपिक आपके क्लास 9 का है, आपने पढ़ा होगा, जिसने नया पढ़ा होगा या भूल गए होंगे। तो इसीलिए मैंने जब इस चैप्टर को पढ़ाया था तो वहां पर एक अलग से लेक्चर मैंने इस पे बनाया था कि हम फॉर्मूला किस तरह लिखें। आपको लिखा है कॉपर सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड को फॉर्मूले के फॉर्म में किस तरह से हम लिखेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर साइंस का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जो सेकंड लेक्चर है उसमें मैंने ये बताया है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ये कौन सी रिएक्शन है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहां हुआ क्या, हाइड्रोजन चला गया SO4 के पास, देख सकते हैं H2SO4 बन गया, और ये जो Cu था ये S के साथ चला गया और CuS बन गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है दोनों तरफ से, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट है, यानी हम कहें आयन का एक्सचेंज हुआ है। और जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट आयन एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, यानी जो लिखा हुआ है ना सोडियम सल्फेट सोल्यूशन और बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन का रिएक्शन, ये आपके बुक में इक्वेशन 1.27 दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी बता दिया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, तो बी वाला ऑप्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, बी वाला पॉइंट तो करेक्ट होगा ही। ए वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस। तो भैया एटम का एक्सचेंज नहीं होता। अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 और रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, पहले जो सोडियम है और सल्फेट इसकी बॉन्ड टूटेगी, बॉन्ड टूटेगी तो क्या बनेगा,
Na के साथ प्लस चार्ज आ जाएगा और SO4 के साथ 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कैसे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ गया, ये 2 कैसे और यहाँ 1 कैसे, इसको आपने 9th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने वो जो सेकंड लेक्चर पढ़ाया था उसके अंदर ये सारी चीज एक्सप्लेन की थी कि कैसे चार्जेस आते हैं, 2 चार्ज, 3 चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव, तो वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक होगा और बेरियम इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पे सिंगल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो बने Na+ और ये सारी चीजें, ये क्या है, आयंस है। ठीक है, इन पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है, तो इनका एक्सचेंज हुआ है, एटम का एक्सचेंज नहीं हुआ है। एटम का एक्सचेंज तब होता है जब खाली सोडियम इधर सुधर जाता है, लेकिन इसके साथ पॉजिटिव चार्ज है, तो ए वाला ऑप्शन गलत है। फिर आप प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं यही वाली रिएक्शन है और यहां देख सकते हैं प्रेसिपिटेट आपको बनता हुआ दिख रहा है, यहां प्रेसिपिटेट लिखा हुआ है। तो सी वाली बात भी सही है, डी वाली बात सही है गलत। एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, तो यहीं आगे आप देखेंगे दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि एक सॉल्ट होगी, तो वो भी बन रही है, तो ये डी वाला ऑप्शन भी सही होगा। यानी 3 पॉइंट आपके सही है, बी सी डी। तो किस ऑप्शन में आ रहे हैं, देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन सही होगा, इसी में बी सी डी को करेक्ट बताया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है कंपाउंड ऑब्टेन ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन का रिएक्शन कराया जा रहा है नहीं Fe का स्टीम के साथ। अब आपको स्टीम दे दे, आइस दे दे, वाटर दे दे, सबका फॉर्मूला H2O होता है और ये आपके बुक में इक्वेशन 1.10 दी हुई, वहां से देख सकते हैं। और आपको बताया गया है कि ये रिएक्शन स्टीम के साथ कराई जा रही है, आपके बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन होगा। यहाँ क्या बनेगा, Fe3O4, जिसे हम आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं, फेरेसोफेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद O2। ये वैसे ये क्वेश्चन थर्ड चैप्टर का है। ठीक है, ये गलती से इधर आ गया क्योंकि ऑप्शन में था ये क्वेश्चन, तो कॉपी किया तो सब आ गया यहाँ पर। ये थर्ड वाला चैप्टर जो आपका मेटल्स वाला है उसका है, तो वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक्स वाई जेड क्या है इस इक्वेशन के अंदर। ये इक्वेशन लिखी हुई है, आप जानते हो कि कोई भी अगर इक्वेशन लिखी हुई है तो वहां पर भी जो भी आपके सब्सटेंस है उसके साइड में ब्रैकेट में जो लिखा होता है, चाहे यहां देख लें, यहां देख लें, यहां देख लें, तो वो उसका स्टेट लिखा होता है। ऐसे आपको जी लिखा हुआ मिल जाएगा, एस लिखा हुआ मिल जाएगा, एल लिखा हुआ मिल जाएगा, ए क्यू लिखा हुआ मिल जाएगा। ये सब क्या है, फिजिकल स्टेट है कि वो जो सब्सटेंस है वो गैस फॉर्म में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, एक्वस में है, किस में है। और एरो के ऊपर जो लिखा होता है वो रिएक्शन की कंडीशन लिखी होती है, यानी हमें क्या कंडीशन दी, हीट सप्लाई की या इलेक्ट्रिसिटी दिया, ये सारी चीजें लिखी होती है, कितना प्रेशर लगाया, कितना टेम्परेचर दिया, ये सब लिखा होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये डी वाला। एक्स क्या है, फिजिकल स्टेट है, और वाई क्या है, रिएक्शन कंडीशन है, और जेड भी फिजिकल स्टेट है, ये O2 का है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। चार ऑप्शन दिए, आपको बताना है किसके अंदर जो इनिशियल सब्सटेंस की आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, वो नहीं बदलती। पहचान केमिकल रिएक्शन की वजह से बदल जाती है, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, केमिकल चेंज नहीं हुआ, तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो यही आपको बताना है कि किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, या मैं कहूं केमिकल चेंज नहीं हुआ। तो अगर आप अपनी बुक का पहला पेज बिल्कुल देखेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर का पहला पेज है, उसके अंदर एग्जाम्पल आपको अगर पढ़ा होगा आपने, तो आप ये जानते हो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो दही जमती है, वो केमिकल चेंज है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि दही बन गई तो वो एक सब्सटेंस अलग हो गया, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल बदल गई। बी वाला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है, कोई बॉन्ड वगैरह नहीं टूटती, कोई केमिकल चेंज नहीं होता, बल्कि एक मॉलिक्यूल अपने आप को एक स्ट्रक्चर में चेंज कर लेते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर सा फॉर्म हो जाता है, क्रिस्टल सा बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। और भी देख सकते हैं फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये केमिकल चेंज है, तो ये भी नहीं हो सकता। और आपका जो डाइजेशन ऑफ फूड है, ये भी केमिकल चेंज है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आपका बी वाला ही सही होगा। अब जो क्वेश्चन आपके 8th और 9th जो भी हम देखेंगे, वो असर्शन रीजन बेस्ड है। ठीक है, असर्शन दिया होगा और आपको रीजन दिया होगा, ये दो स्टेटमेंट लिखे होंगे, और ऑप्शन आपको कैसे चूज करना है। अगर दोनों सही है, ए भी सही है, ए में जो बात लिखी हुई है और आर में जो बात लिखी है, अगर दोनों सही है और जो आर में बात लिखी है वो ए का एक्सप्लेनेशन दे रही है कि ए क्यों सही है, वो रीजन कहां लिखा है, आर में, अगर ऐसा है तो आप ए वाला ऑप्शन लगाएंगे। अगर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर कोई रीजन नहीं दे रहा है, ठीक है, उसका रीजन सही रीजन नहीं दे रहा है, तो आप बी लगाएंगे। और अगर ए सही है, आर गलत है तो सी, ए गलत है, आर सही है तो फिर डी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको असर्शन लिखा हुआ है फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ये वाला, आयरन रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ,
तो ये कुछ बना। तो ये कह रहा है कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, हम एटम गिन लेते हैं कि एटम देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो आयरन के पास रिएक्टेंट साइड में भी 3 है एटम और प्रोडक्ट में भी 3 है, तो ये बैलेंस है। और हाइड्रोजन ये 2 है और इसके पीछे 4 लगा है, 4 2 जार 8। हाइड्रोजन यहाँ 8 एटम्स है और यहां भी देख सकते हैं 4 इंटू 2 8 है। ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है लेकिन 4 पहले लगा इसलिए यहाँ 4 हो गया और यहाँ O4 है, इसके साथ भी 4 लगा है, यानी ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, एटम सबके बराबर है, तो ए तो सही है। आर क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। अब अगर कोई केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है तो उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही मतलब होल्ड करेगा। तो ये भी बात सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, दोनों साइड के, रिएक्टेंट साइड के और मास साइड के जो मास है वो बराबर है। अब जब नंबर ऑफ एटम्स बराबर है तो मास भी बराबर होगा। हाइड्रोजन का वेट तो वही होगा ना, वो तो चेंज होगा नहीं। तो अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ आयरन सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम है, तो दोनों साइड के जो मास है वो भी बैलेंस रहेंगे। तो रीजन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। यानी इस इक्वेशन को हमने बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसलिए कहा गया क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सही साबित कर रही है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है। तो आर क्या है, सही रीजन है। तो यहां बी लिखा है जो कि गलत होगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ए में क्या है, दोनों बात सही है और आर सही रीजन दे रहा है, तो आप ए लगाएंगे। तो ये बी वाला नहीं होगा, यहां जो लिखा है वो गलत है, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन 9 है, असर्शन दिया हुआ है और पहले ही बता देता हूं आपकी जो इक्वेशन 1.32 है बिल्कुल लास्ट साइड में होगा ये, यानी जो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला टॉपिक है उसके अंदर अपनी बुक में देखेंगे तो वहां से इक्वेशन उठाई गई है। और कह रहा है कि ये एक एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो क्या यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों? तो हम देख सकते हैं MnO2 जो है और यहां पर क्या हो रहा है, MnCl2 बन गया, यानी इस MnO2 से ऑक्सीजन चला गया, मैंगनीज जो डाइऑक्साइड है वो मैंगनीज डाइक्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, एक बात तो हो गई। दूसरा यहां पर HCl था और यहां देख सकते हैं खाली बेचारा क्लोरीन बचा, यानी Cl के साथ हाइड्रोजन मिला था लेकिन हाइड्रोजन निकल गया और हाइड्रोजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो दोनों हो रहा है तो रिडॉक्स होगा, सीधी सी बात है। तो असर्शन तो सही है, रीजन देखते हैं। इन दिस रिएक्शन HCl इज रिड्यूस टू Cl2। HCl का क्या हो रहा है, HCl किस में रिड्यूस हो रहा है, यानी HCl क्या बन गया, HCl से हाइड्रोजन चला गया तो क्लोरीन बचा और हाइड्रोजन के रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यहां क्या लिखा है, रिड्यूस लिखा है, यानी अगर यहां ऑक्सीडाइज लिखा होता तो ये बात सही होती। तो ये रीजन गलत है। आगे भी हम देख लेते हैं, MnO2 के साथ क्या हो रहा है, MnO2 से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, यानी MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, जबकि यहां लिखा है ऑक्सीडाइज्ड। तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, तो आप सी वाला ऑप्शन लगाएंगे जब ए ट्रू है और आर फॉल्स है। अब 10th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्राउन सॉलिड एंड टू गैसेस। तो आप एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 1.5 देखेंगे तो वहां पर यही रिएक्शन दिया हुआ है जहां पर फेरस सल्फेट को हीट किया जा रहा है। तो रिएक्शन वहां आप बुक में देख सकते हैं, वहां कुछ इस तरह से लिखी हुई है, आपका FeSO4 है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो बनेगा आपका Fe2O3 प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये चीज बन रही है, यानी एक सिंगल सब्सटेंस था वो 3 हिस्से में ब्रेक डाउन हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और जब एक्टिविटी आप 1.5 देखेंगे तो वो आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर में आती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा हुआ है और उसके अंदर यही आपको रिएक्शन दिखी हुई मिलेगी। तो एक चीज तो पक्का हो गया कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन 2 जगह है, डी वाले में भी डिकम्पोजिशन है, बी वाले में भी डिकम्पोजिशन है। एक में लिखा हुआ है रिडॉक्स, दूसरे में लिखा है एक्सोथर्मिक। अब बी या डी में से एक होगा। एक तरीका इसको समझने का ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और जब हम रिएक्शन के लिए हीट सप्लाई करते हैं तो वो एंडोथर्मिक होता है, हीट को इन कराते हैं, तो इसलिए डी वाला नहीं होगा, तो बी ही बचेगा। एक तरीका तो ये है सही ऑप्शन लगाने का। दूसरा ये है कि हम पता कर लें कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है या नहीं। उसके लिए आपका जो जनरल आप जानते हो, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का एडिशन रिमूवल, ये सारा रिडॉक्स में आता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो हम कहेंगे वो रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा
कि ऑक्सीजन रिमूव भी नहीं दिख रहा है हमको, हाइड्रोजन का एडिशन भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन नंबर की। ठीक है, जो मैंने अभी तरीका बताया कि डी वाले को किस तरह से हटाना है, एंडोथर्मिक होगा, तो उसी तरीके से सॉल्व होगा। बाकी अगर क्लास 11th वाले कॉन्सेप्ट है भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे या ऑक्सीडेशन नंबर कह लें। अगर हम FeSO4 का निकालें तो इसमें हमको आयरन का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे निकालते हैं, आयरन 1 है तो हम यहाँ X ले लेंगे और SO4 पे -2 निगेटिव चार्ज होता है यानी -2, और इस FeSO4 पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है, तो X की वैल्यू आपकी 2 आ गई यानी +2 आ गई। तो इसका यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब इसमें देख लेते हैं Fe2O3 में, इसमें क्या है, आयरन आपके पास 2 है, आपको आयरन कहीं निकालना है तो X मान के चलेंगे, 2 आयरन है तो 2X हो जाएगा। ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज होता है, ये सब क्लास 9 का टॉपिक है। तो 2 निगेटिव चार्ज और 3 ऑक्सीजन है यानी 3 2 6, -6 हो जाएगा। इस पूरे होल कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं है, 0 है, तो X की वैल्यू यहां से 3 आ जाएगी, +3। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, +2 से +3 हो गया। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट क्लास 11th का है, 11th में जाएंगे तो वहां ये चीज पढ़ेंगे। तो अब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वरना आप भूल जाओगे और वीडियो खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, आपने लाइक कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, और ये जो आपकी एक्टिविटी 1.11 है, इसके अंदर ये दिया हुआ है, ये पूरी वही एक्टिविटी वाला है। चाइना डिश के अंदर लेना है, हीट करना है। व्हाट चेंजेस टेक प्लेस ऑन हीटिंग, हीट करेंगे तो क्या चेंज होगा, तो आप ऐसे लिख दोगे चेंजेस दैट टुक प्लेस ऑन हीटिंग, अ ब्लैक कलर इज फॉर्म ऑन द सरफेस। तो जो कॉपर का पाउडर है उसकी सरफेस पे कुछ ब्लैक जैसा कवर आ जाएगा। अब सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इतना आप लिख दोगे अ ब्लैक कलर इज फॉर्म ऑन द सरफेस, तो इस पर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। और फिर अगर आप रिएक्शन लिख दोगे, बैलेंस करके आपको लिखना है इस तरह सिंबल दिखाते हुए कि हम हीट कर रहे हैं, तो इस पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ये वो मार्किंग है जो CBSE ने प्रोवाइड की है कि किस पार्ट पर कितना लिखने पे कितना मार्क्स देना है। तो पहली वाली लाइन लिखी है तो आधा नंबर मिल जाएगा, इक्वेशन भी लिख दी तो और आधा नंबर मिल जाएगा, और यहां उसके नीचे कि ये ब्राउन कलर की चीज है और ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर, इतना लिखने पे आधा नंबर और मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हिज दिस हीटेड सब्सटेंस। अब क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन गैस को पास करा दे रहे हैं। ये सारी चीज आप देखोगे उस एक्टिविटी के नीचे, तो आपके एनसीईआरटी बुक में ये सब लिखा हुआ है। हाइड्रोजन गैस पास करा देंगे तो क्या होगा, अ विजिबल चेंज इज सीन। आपको क्या देना है, गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, द नेम एंड कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस। तो दोनों केस में आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसका नाम लिखना है और कलर लिखना है। ठीक है, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो एक पार्ट मैंने दिखा दिया। अब हाइड्रोजन गैस जब हम पास कराएंगे हीटेड सब्सटेंस पे तो क्या होगा, जो ओरिजिनल ब्राउन कलर था वो वापस आ जाएगा। पहले ब्राउन था, हीट किए तो ब्लैक हो गया। अब हाइड्रोजन गैस पास करा देंगे तो फिर से वो ब्राउन हो जाएगा, और ये रिएक्शन लिखेंगे आप। इतना लिखने पे आधा नंबर, रिएक्शन लिखने पे फिर आधा नंबर, और ये आप यहाँ ब्लैक लिखोगे और कॉपर के नीचे आप लिखोगे, Cu के नीचे कॉपर और ब्राउन कलर, तो आधा नंबर। अब जाके पूरा 3 नंबर आपको मिलेगा। अब 12th वाला क्वेश्चन क्या है, एक कंपाउंड दिया है जिसका नाम A है, वो यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में यूज होता है। उसको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगी और एक दूसरा कंपाउंड बनेगा जिसका नाम B है। तो आपको A और B बताना है, पहला पार्ट केमिकल इक्वेशन लिखनी है, कैसे रिएक्ट हुआ है, और उस इक्वेशन को जो बनी है उसको 2 कैटेगरी में हम किस तरह से क्लासिफाई करेंगे ये लिखना है। ये 3 चीजें हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32। तो ये एग्जाम्पलर का 32 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम तो नहीं है, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन लगाया होगा तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। उसी तरह ऐसे देख सकते हैं, सब्सटेंस X है, वो यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर और उसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जिसने लगाया होगा 32 वाला, वो वहां कर ले गया होगा। तो आपका A क्या है, CaO। तो चाहे आप ये लिख देना A = CaO, या लिख देना कि A आपका क्विक लाइम है, या लिख देना कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, तीनों में से कोई भी अगर लिखोगे तो इस पर आपको नंबर मिल जाएगा। बेहतर ये रहेगा कि CaO लिख देना और आगे चाहे आप क्विक लाइम लिख दो या कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला लिख देना और उसका नाम लिख देना। इतना करने पे आधा नंबर मिल जाएगा। फिर B का नाम भी आप लिख दोगे
वो क्या है, CaOH होल ट्वाइस, यानी इसे हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतने में से, इन तीनों में से कोई एक भी चीज लिख दोगे तो आधा नंबर इस पे भी मिल जाएगा। फिर क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है वाटर के साथ रिएक्ट करा के, यानी ए है CaO, उसको H2O के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो स्लेक्ड लाइम बनेगा। ये इक्वेशन आपने लिख दी, और साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस होगी। हीट लिख दो चाहे एनर्जी लिख देना, ठीक है। ये इतना इक्वेशन लिखने पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और दो तरह से कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये देखिए, दो मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनना है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और हीट बहुत ज्यादा निकल रही है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो ये आपका एक्सोथर्मिक होगा। एक टाइप लिखने पे आधा नंबर यहां, और एक टाइप लिखने पे आधा नंबर यहां। ठीक है, तो इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और किस तरह लिखना है आप समझ गए। फिर 13th वाला क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स के अंदर आया हुआ है। मेंशन विद रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन। आपको बताना है कि क्या कलर चेंज होगा, जो रिएक्शन अभी नीचे दी हुई है, और उसका रीजन भी लिखना है। तो पहला वाला क्वेश्चन जो आपका है वो एक्टिविटी 1.8 से पूछा गया है। सिल्वर क्लोराइड, ये बहुत बार पूछा गया है, उसको सनलाइट में रखेंगे क्या होगा, तो क्या होगा, जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। रीजन क्या है कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो जाएगा, और सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा। तो सिल्वर क्या होता है, ग्रे कलर का होता है, इसीलिए वो ग्रे कलर का हो जाएगा। पहले सिल्वर क्लोराइड था, दोनों मिला हुआ था, इसलिए उसका व्हाइट कलर था। ठीक है, कलर चेंज ऑब्जर्वेशन पे आधा नंबर और रीजन पे आधा नंबर, इस तरह से आपको मिलेगा। इसी तरह सारे पार्ट में अगर आप क्या कलर चेंज हो रहा है वो लिखोगे तो आधा नंबर, और रीजन पे आधा नंबर। कॉपर पाउडर है, उसे हीट किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यह आपका एक्टिविटी 1.11, अभी इसको हमने डिस्कस किया था, वहां से पूछा गया है। तो क्या होगा, कॉपर पाउडर वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। रीजन क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा हीटिंग पे, और वो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए ब्लैक हो जाएगा ये। थर्ड वाला है, ये आपका इक्वेशन 1.25 जो आपकी बुक में दी हुई है वहां से पूछा गया है। जिंक को क्या करा जा रहा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाला जा रहा है। तो क्या होगा, जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो कलरलेस हो जाएगा, फेड हो जाएगा, यानी वो अपना कलर लूज कर देगा। रीजन क्या है, जिंक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, इस वजह से उसका कलर चला गया। 14th वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा टाइप है ये बताना है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। पहला है अ रिएक्शन इन विच रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म। एक एग्जाम्पल आपको देना है जहां पर रिएक्शन हुआ और जो चीज रिएक्ट की वो गर्म हो गई, यानी हीट प्रोड्यूस हो गई। तो हीट प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो ये पहला वाला क्या बता रहा है आपको, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में कोई भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो जानते हो, जैसे बिल्कुल सिंपल वाला यही है, क्विक लाइम को आप वाटर के साथ रिएक्ट करा दो, स्लेक लाइम बन जाएगा और हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल आप लिख दोगे। अब नाम लिखने पे आधा नंबर और रिएक्शन लिखने पे 1 नंबर आपको मिलेगा। दूसरा, रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म। कौन सी रिएक्शन होती है जहां एक सब्सटेंस बनता है जो सॉल्युबल नहीं होता, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनना है यानी प्रेसिपिटेट बनना है, तो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन हो गई, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी के अंदर आती है। तो आप ये लिख दोगे, इस पे आधा नंबर मिल जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया हुआ यही वाला, इसको छाप दोगे 1 नंबर मिल जाएगा। और यहां लिख देना, ये जो BaSO4 है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लिख सकते हो जो आपका मन करे। फिर आपका क्वेश्चन 15 है, ये आपकी बुक में जो एक्टिविटी 1.2 है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है, उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, दोनों सोल्यूशन को मिलाया जा रहा है, तो जो वहां प्रेसिपिटेट बनेगा ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, उसका नाम देना है और कलर बताना है। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा लेड आयोडाइड, और जो उस कंपाउंड का कलर होगा वो येलो होगा। ठीक है, येलो कलर का लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। फिर क्या करना है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। उसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो ये इक्वेशन है, ऐसे लिख देंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, और 2 लगाएंगे यानी बैलेंस करने के लिए, बैलेंस तो बाद में हो जाएगा, और PbI2 प्लस 2KNO3, ये इक्वेशन है पूरी। ठीक है, और यहां पर नोट पॉइंट लिखा हुआ है, यानी जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है उसको ये बताया गया है कि आधा नंबर काट लो अगर इफ रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं किए, सिंपल रिएक्शन लिख दिए तो आधा नंबर आपका उड़ जाएगा, इसीलिए बैलेंस करके लिखना है। नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। कौन से टाइप में आएगा ये रिएक्शन, तो हो क्या रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेड Pb चला जा रहा है I के पास, K को हटा दे रहा है, और K चला जा रहा है NO3 के पास।
तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज हियर एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस। ये बॉन्ड टूटेगा, आयंस में कन्वर्ट होगा, आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अब आधा नंबर आपको इसका नाम लिखने पे, आधा इसका कलर लिखने पे और बैलेंस करके इक्वेशन लिखने पे 1 नंबर, अनबैलेंस रहेगा तो आधा ही नंबर मिलेगा। और सी वाले पॉइंट पे आधा नंबर और उसका रीजन लिखने पे आधा नंबर, हो गया आपका 3 नंबर। 16 क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल आर लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। तो होगा क्या, व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल आर लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम दे बिकम रैंसिड। तो वो क्या हो जाएंगे, रैंसिड हो जाएंगे। और क्या होता है रैंसिड में, ये पूछा भी गया है। लिस्ट 2 ऑब्जर्वेबल चेंज एंड सजेस्ट 3 वेज बाय विच दिस फिनोमेना कैन बी प्रिवेंटेड। तो क्या चेंजेस आपको दिखेगा, क्यों कह रहे हो कि आप रैंसिड हो गया। तो रैंसिड में क्या होता है, रैंसिडिटी में क्या होता है, 2 चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसका टेस्ट बदल जाएगा और उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। फिर आपको 3 तरीके बताने हैं जिससे आप इसको रोक सकते हो। पहली चीज ये है कि एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो। यानी एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो एग्जाम में चाहे आप ये लिख देना है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, या लिख देना कि सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ऐसे सब्सटेंस उसमें मिला दो कि वो ऑक्सीडेशन को रोक दे। दूसरा ऑप्शन है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में रख दो, ऑक्सीजन जा ही ना पाए। तीसरा ये है कि वहां पर नाइट्रोजन गैस, जो आपका पैक्ड फूड है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दो। जैसा आपका चिप्स वगैरह में होता है, नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है ताकि ऑक्सीजन वहां पहुंच ना पाए और रिएक्शन ना हो पाए। अब ये पहली लाइन लिखने पे आपको आधा नंबर, और चेंजेस पे 1 पे आधा, दूसरा चेंज लिखने पे आधा, और इसी तरह से आधा इस पे जो आपने प्रिवेंशन लिखा है, आधा ये आधा ये। ठीक है, तो हो गया 3 नंबर आपका। 17th क्वेश्चन है, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अ ब्लैक प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। आपको पहला पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन मेंशन्ड अबव। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ब्लू सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ। तो क्या बना रहा है, बाद में देखेंगे। नेम करना है कैसे, क्या रिएक्शन है। तो इसमें होगा क्या, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है और सल्फर पे 2 निगेटिव चार्ज होता है, ये ऐसे अलग हो जाएंगे। कॉपर पे आपका 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और SO4 पे 2 निगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे ये दोनों टूट जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है ये SO4 के साथ चला जाएगा और CuS के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Cu इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, CuS बन जाएगा, और ये वाला इसके साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनेगा, H2SO4। तो यहां क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ, इसीलिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे हम कहेंगे। बी पार्ट आपसे पूछ रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स अवे। सोल्यूशन का कलर क्यों चला गया। तो यहां पर कौन सा कलरलेस सब्सटेंस बना। अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा एसिड बेसिस वाला, तो ये जरूर पढ़ा होगा कि H2SO4 एक कलरलेस सब्सटेंस होता है। तो यही है भैया कलरलेस, यानी जो कलर है वो फेड इसलिए हुआ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस सल्फ्यूरिक एसिड इन द सॉल्यूशन। क्योंकि H2SO4 फॉर्म हुआ और वो कलरलेस होता है, इसीलिए कलरलेस हमको हो गया ये। सी पार्ट क्या पूछ रहा है, राइट द केमिकल नेम ऑफ द ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म। इसमें काला प्रेसिपिटेट कौन सा बना, 2 चीज बनी, एक तो कलरलेस ये बन गया, तो यही बचा CuS। तो यही आप लिख देंगे, केमिकल नेम ऑफ द ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म इज कॉपर सल्फाइड, उसका नाम कॉपर सल्फाइड है, और चाहे ब्रैकेट में CuS लिख देना, बाकी आपको नाम ही लिखना है तो नाम लिख देना यहां पर। फिर डी वाला है, गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। बैलेंस केमिकल आपको इक्वेशन लिखनी है। तो ये होगी कुछ रिएक्शन, अभी मैंने दिखाया कि रिएक्शन कैसे हुई। CuSO4 और H2S का रिएक्शन कराया, इनके बॉन्ड टूटे और आयंस का एक्सचेंज हो गया, इसके आयन इधर चले गए उसके उधर चले गए और ये बन गया, और ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए वाला पार्ट आप लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और बी वाले पार्ट पे आधा नंबर, और सी वाले पार्ट पे भी आधा नंबर, और डी पे 1 नंबर। तो हो गया आपका 3 नंबर। अब ये एक फिगर दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये फिगर आपको जानी पहचानी लग रही होगी, आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है, जो आपकी बुक में एक्टिविटी 1.7 है, वहां से देख सकते हैं कौन सा प्रोसेस हो रहा है ये जो डायग्राम में दिखाया गया है। तो उसका आंसर है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड का कॉम्पोजिशन लिखना है, यानी वो किस चीज से बने हुए हैं। तो ये आपकी बुक में एक्टिविटी में दिया हुआ है कि वो कार्बन के बने हुए हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड है, या आप लिख सकते हैं वो ग्रेफाइट रॉड है। ग्रेफाइट रॉड को हम एनोड और कैथोड की तरह यूज कर रहे हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस।
तो रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रही है, H2O है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ठीक है, बैलेंस करके आपको लिखना है। और डी वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है कि रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इफ द फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट एडेड टू वाटर, व्हाई। अगर आप बुक में एक्टिविटी में देखेंगे तो वहां ये भी लिखा हुआ है कि आपको H2SO4 डालना पड़ेगा। तो यहां कह रहा है कि अगर हम उसको ना डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, तब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ऐसा क्यों? तो भैया रीजन है, प्योर जो वाटर होता है वो नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये रीजन लिखेंगे। H2SO4 को जो हम पानी में डालेंगे तो उसके बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन अपना अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा, और इसी वजह से ये आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे और यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। अगर हम नहीं डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं हो पाएगी। तो ये आप रीजन लिख दोगे कि वाटर तो कंडक्ट कराएगा नहीं, इसीलिए H2SO4 को हमको डालना पड़ा। या आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयन। तो यहां आयंस बन रहे हैं और H2SO4 डालने की वजह से वो एसिडिक भी हो जाएगा, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पा रही है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है इसीलिए तो रिएक्शन हो रही है। फिर 19th क्वेश्चन है, एक शाइनिंग मेटल है M, ये एक्टिविटी आप 1.1 पहली वाली एक्टिविटी देखोगे वहीं आंसर दिया हुआ है। उसको बर्न कर रहे हैं तो डिजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये सब पढ़ा होगा, पहले पेज पे दिया हुआ है। एक व्हाइट पाउडर बना है, तो बताओ भैया M और N क्या है? तो M क्या बनना है आपका? मैग्नीशियम बनना है, और Mg इसका फॉर्मूला होता है। N आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दूसरी चीज क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, Mg और O2 को रिएक्ट करा रहे हैं, बैलेंस कर ही लोगे। यहां पर 2 ऑक्सीजन है और यहां 1 है, इसीलिए 2 लगाएंगे। जब यहां 2 लगा देंगे तो Mg2 हो जाएगा, तो इसीलिए 2 यहां लगाना पड़ेगा। तो ये वही काम हो गया। डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दिस रिएक्शन, जस्टिफाई। तो क्या जो M है, M यानी मैग्नीशियम, इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है क्या? तो M का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये देख सकते हैं मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन के ऐड को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, M अंडरगोज ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू इट। और क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो आप जो रीजन जानते हो वो लिख देना। फिर आपका 20th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेटिंग द रीजन। तो ये रिएक्शन दी हुई है, आपको इसका टाइप बताना है और रीजन बताना है इस रिएक्शन का। तो पहली वाली रिएक्शन क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी जगह चला रहा है, आयरन को किनारे कर दे रहा है। दूसरा रिडॉक्स भी है। रिडॉक्स इस तरह से है क्योंकि Fe2O3 से ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, बेचारा अकेले Fe बचा, और एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जहां से गया वहां रिडक्शन और जहां आया वहां ऑक्सीडेशन, दोनों मिला तो रिडॉक्स। तो ये भी है, और इसमें हीट भी निकल रही है, आपको दिया हुआ है, तो एक्सोथर्मिक भी है। और ये रिएक्शन अगर आपने 3rd चैप्टर पढ़ा होगा तो थर्मिट रिएक्शन में ऐसा होता है। तो आपको किसी एक को लिखना है, ये चारों ना लिख देना, एक ही मेंशन करना है और उसका आपको रीजन भी बताना है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो ये लिख देना क्योंकि आयरन जो है डिस्प्लेस हो रहा है, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर दे रहा है। और रिडॉक्स लिखोगे तो ये लिख देना, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयरन रिड्यूस हो रहा है। एक्सोथर्मिक लिखोगे तो आप रीजन लिख देना कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम एक्सोथर्मिक कह रहे हैं। और अगर थर्मिट लिखना तो बता देना कि आपका जो है मोल्टन आयरन प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं। कोई एक आपको इसमें लिखना है। बी रिएक्शन आपको दी हुई, यहां क्या हो रहा है? तो यहां देख सकते हैं आपका जो पीबी है ये चला जा रहा है के की जगह आई के साथ। ठीक है, तो पीबीआई हो गया और के चला आया PbNO3 के साथ। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट, तो ये रीजन हो जाएगा। सी वाला पार्ट क्या है? ZnCO3, इसको हम हीट दे रहे हैं और ये 2 चीजों में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, यानी एक सिंगल सब्सटेंस था वो 2 हिस्सों में टूट गया, यानी डिकम्पोज हो गया। और ये कैल्सिनेशन प्रोसेस भी होता है। रीजन आप लिख सकते हैं, ZnCO3 क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है ZnO और O2 CO2 के अंदर। और चाहे तो कैल्सिनेशन लिख देना, उसका भी रीजन लिख सकते हो। जनरली आप यही लिखना है, डिकम्पोजिशन वाला। कैल्सिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर ऑफ मेटल स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन। क्योंकि ओर को यहां हम हीट कर रहे हैं, ZnCO3 एक ओर है, उसको हीट कर रहे हैं, इसीलिए हम कैल्किनेशन प्रोसेस। तो जो सा लिखना उसका रीजन लिख देना। तो यहां आकर ये वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा होगा, वहां क्लिक करेंगे, उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जब भी नई वीडियो डाली जाएगी वो आपको मैसेज आता रहेगा।
अब दूसरे सब्जेक्ट की जो मैंने वीडियो बनाई है प्रीवियस ईयर की, उसको कहां से देखना है? इसी वीडियो के नीचे जाएंगे, राइट साइड कॉर्नर में एक ट्राइंगल बना होगा, उल्टा ट्राइंगल बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जैसे क्लास 10 हिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर, इस तरह सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर साइंस, इस तरह मिल जाएगा। तो वहां से भी जिस सब्जेक्ट का भी आपको प्रीवियस ईयर के देखने हैं, वहां से आप क्लिक करके ब्लू कलर का लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा वो प्लेलिस्ट, वहां सारी वीडियो होगी, वहां से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट के अंदर और सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट दी है, जहां मैंने लेक्चर में चीजों को पढ़ाया है चैप्टर, वहां से भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी आप वही डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।